अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। लोग गरीबी, ऑक्सीजन, भूख इससे मरते हैं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर साहब हैं कि वो आजकल सिर्फ अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान का रट लगाए हुए हैं। शायद इसलिए अब्बा जान कह रहे हैं क्योंकि वो किसी के बेटे हैं, लेकिन उनका चूँकि बेटा नहीं है इसीलिए उनको बच्चों की ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। हो सकता है कि इसीलिए एक हिंदुस्तान की जो बड़ी रियासत है वहाँ पे कई बच्चे बुखार से, वायरल फीवर से मरते चले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अब्बा जान का नारा लग रहा है, लेकिन बेटे जान चले जा रहे हैं, बेटे जान की फ़िक्र नहीं है। उसी सिलसिले में अगर हम देखेंगे तो एक अवध के नवाब थे, नवाब आसिफुद्दौला, उनकी जानिब से अब आप भीख बोलिए, खैरात बोलिए, ज़कात बोलिए, जिसमें भी हो, एक ज़मीन दी गई थी। वहाँ की मठ चलाने वाले साहब आजकल वोटों की खातिर अब्बा जान का नारा बुलंद करते बैठे हैं। शायद हो सकता कि इसीलिए कि वो अब वोट में अब वहाँ पे किसी और की फ़िक्र नहीं है। कभी अब्बा जान का नाम आ रहा है मुंह से, तो कभी लब खुलता है तो तालिबान के नाम से या मुसलमान के नाम से, मगर गलती से भी हिंदुस्तान की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान आज जिस कर्ब के आलम में गुजर रहा है, आप शायद आपके आने की वजह से रियासत परेशान है, मुल्क में किसी और की वजह से परेशान है। वहाँ पे हिंदुस्तान की फरियाद कोई नहीं सुन रहा है, और हिंदुस्तान अब इस तरह बढ़ चुका है कि चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, ज़ात पात के नाम पे हो, हर एतबार से हिंदुस्तान को बांटने की एक साजिश हो रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश रियासत की बात करेंगे तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जो कि वाराणसी के तरफ का इलाका है, वहाँ पे देखेंगे तो 2017 में कुछ मुसलमानों को हिंदू बनाकर ज़बरदस्ती उनकी शादी हिंदू बच्चों के साथ कर दी गई थी। 2016 में भी अगर देखेंगे तो 12 साल की लड़कियों को या 12 साल से उम्र से ज़्यादा की लड़कियों को, ख़वातीन को, वहाँ पर भी रेप के वाक़यात पेश आए थे। मजलिस मुशावरत की एक टीम ने इसका इंकशाफ किया कि ये सब वाक़यात जो हैं 2013 से शुरू हुए और बिल आखिर 2017 में कुर्सी सदारत पे बेटे जान बैठ गए और अब्बा जान आजकल पुकार रहे हैं। मायावती और समाजवादी पार्टी के बीच में अक्सर होता ये था कि, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि बीएसपी, एसपी और कांग्रेस में मुस्लिम वोट का डिवीज़न होता था, और वहाँ पे 2017 में बीजेपी की हुकूमत वहाँ पे बैठ गई। योगी आदित्यनाथ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी से रिज़ाइन करवाकर उन्हें चीफ मिनिस्टर बना के वहाँ पे उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया था। अब 2022 में चूँकि इलेक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि अब्बा जान का नारा शुरू हुआ है। वो अब्बा जान के ही या तालिबान के नाम से या मुसलमानों के नाम से फिर से दोबारा इक़्तिदार करने की वहाँ पे एक कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोट की तकसीम के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम से आरएसएस की एक महाजी तंजीम है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुस्लिम वोट का बंटवारा किया जाए, और मुसलमान समझदारी से काम लेने के बजाय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से वो इस तंजीम में बहुत सारे मुसलमान दाखिल भी हो रहे हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अगर आप समझाने की कोशिश करें तो आप 10 लोगों को समझा सकते हैं या 100 लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन बेवकूफ़ अगर बनाना है तो जीती जागती मिसाल है कि 30 करोड़ लोग को किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया है गुज़िश्ता 7 सालों में, सभी उससे वाकिफ़ है। लेकिन जो समझदारी का काम इंशाअल्लाह ताला जो होना चाहिए, वो इंशाअल्लाह आइंदा साल के इलेक्शन में मुसलमान किसी न किसी तरीक़े से समझदारी का मुज़ाहरा करेंगे, इसलिए कि अब्बा जान हो या बेटे जान हो, इसकी सियासत में पड़े बग़ैर राकेश टिकैत जो किसानों का मोर्चा संभाले हुए हैं या आंदोलन या एहतजाज को पूरी सख्ती के साथ वो चला रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ना बेटे जान की बातों में आओ, ना अब्बा जान की बातों में आओ, ना चाचा जान की बातों में आओ, आप होशियारी से काम लीजिए। तो शायद अगर इस मर्तबा होशियारी से काम लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा ओवरऑल सिचुएशन उत्तर प्रदेश का या हिंदुस्तान के हालात बदलने के लिए ये पहली कड़ी हो सकती है कि वहाँ से हालात बदलेंगे और बेहतरी के लिए बदलेंगे। अच्छे दिन आएंगे तो हिंदुस्तान के आएंगे, कोई भक्तों के अच्छे दिन ना आए हैं ना आएंगे अभी भी, लेकिन जहर उगलने की बात जहाँ तक है तो उस जहर को लेकर ही बहुत सारे लोग अब तक हिंदुस्तान को हर किस्म से बांट चुके हैं। खैर, बात उत्तर प्रदेश से लेके अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में जो
बड़ा वाक़या, सबसे ज़्यादा वाक़या सामने आया या घिनौना वाक़या जो सामने आया वो था कि सईदाबाद के इलाके में एक यकीनन उसी तबके के लोग हैं, कमसिन या टीनेजर ने कमसिन लड़की की इस्मत रेज़ी की और ख़ुद मर्डर भी कर दिया। तेलंगाना में सिचुएशन ओवरऑल कम्युनल सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन क्राइम के रेटों में काफ़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे अगर देखे जाएंगे तो कोविड का जो 2018 से लेके 2021 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ गया है। लॉकडाउन में यकीनन सभी लोग घर में बंद थे, चाहे वो क्रिमिनल हो या शुरफा हो, सभी लोग बंद थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब हालात मामूल पे आ रहे हैं, लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों को खाने के लिए कम पड़ रहे हैं पैसे, बहरहाल बिज़नेस बराबर नहीं हो रहा तो बिजनेसमैन भी परेशान है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 12% तक का तेलंगाना में क्राइम रेट में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करेंगे तो 2019 और 2020 की अगर बात करेंगे तो 2020 में कुछ कम 1.5 लाख समझे या 1,47,500 के करीब केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि यही तादाद एक साल पहले 1,31,000 के करीब ये तादाद थी 2019 में। तो 2020 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में ये बात आई कि क्राइम्स काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्राइम बढ़े हैं उसमें हम अगर बात करते हैं तो ये क्राइम का बढ़ना तो एक आम है, आबादी के हिसाब से ये बात हो रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो बात आई थी उसमें यह है कि 393 या 400 केसेस के करीब हर 1 लाख आबादी में 400 केसेस रजिस्टर हुए हैं एक अंदाजे के मुताबिक। लेकिन जो मर्डर्स का सिलसिला ख़ास तौर पे पुराने शहर हैदराबाद में जो हो रहे हैं वो वहाँ पे भी ये तादाद ज़्यादा हुई है। लेकिन हम पुराने शहर की बात नहीं, पूरे स्टेट की तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 827 लोग मौत के घाट उतारे गए हैं और 802 केसेस इसमें मर्डर के रजिस्टर हुए हैं तेलंगाना पुलिस के पास। इसमें अगर देखेंगे तो 2 मर्डर मिनिमम 1 लाख की आबादी में 2 लोगों का कत्ल हुआ है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 7,564 के करीब लोग कल्पेबल होमिसाइड, आप या तो मौत हुई है, मौत का इरादा नहीं था लेकिन मौत हो जाने के केसेस 7,500 के करीब रजिस्टर हुए हैं। और डेथ बाय नेग्लिजेंस जो गफलत से मौत हुए हैं वो 6,615 के करीब हुए हैं। इसमें 1,365 लोग सड़क हादसात में जो केसेस हुए हैं उसमें 1,365 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जनरल अगर हम बात करेंगे तो 6,288 लोग रोड एक्सीडेंट्स में उनकी जान चली गई है। लेकिन अगर हम इसको क्राइम रेट से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी कम है। और मैं समझता हूँ कि जो पुलिस वालों के हाथों में कैमरे देके जगह जगह बिठा दिए हैं, चौरस्तों पे पुलिस वालों को फोटोग्राफर बना के जो काम पे लगा दिए गए हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस को क्राइम कम करने में लगाने के बजाय हुकूमत ये करी कि अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो एक्ट आया है चालानात का, उसमें काफ़ी आमदनी हो रही है। तो हर पुलिस वाला आजकल कैमरामैन ज़रूर बन गया है और फ़ोटो लेता है, उसमें चालानात को इजाफा करते चले जा रहे हैं। एक और बात जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के उसमें आई है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ जुल्म की या रेप के केसेस के मामले में हो या हरासमेंट के मामले में हो या टॉर्चर के मामले में हो, उसमें ये बात आई है कि जो जाना पहचाना शख्स होता है, क्राइम करने वाला होता है, वो बच्ची से, लड़की से, ख़वातीन से वो वाकिफ़ जब हो जाता है ज़्यादा तो उसमें ये केसेस की तादाद बढ़ते चले जा रही है। 701 ऐसे केसेस हुए हैं, 175 ख़वातीन की जान चली गई है इसी केसेस में। तो मैं समझता हूँ कि अब पुलिस को या हुकूमत को यहाँ पे उठना चाहिए और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मुतहरिक करना चाहिए, बजाय इसके कि एक आदमी को, ख़ास तौर पे अगर पुलिस डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे तो जो 3 साल का टेन्योर होता था एक ऑफिसर का एक ओहदे पे, उनको आप 5-5 साल बल्कि 7-7 साल से भी वो लोग वहीं पे बैठे हैं। जो आदमी डिप्टी कमिश्नर के रैंक पे एक पोस्ट का एक डिपार्टमेंट का हेड बनता था वो आज आईजी बन गया है। मतलब
डिप्टी कमिश्नर के बाद वो बनता है डीआईजी, डीआईजी के बाद बनता है आईजी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं तेलंगाना में, ख़ास तौर पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे तरक्की तो हो जा रही है, लेकिन जिस कुर्सी पे वो आदमी बैठा हुआ है तो वो ऑफिसर 3 साल तो अपनी मियाद मुकम्मल करने के बाद मज़ीद और 3 साल भी वहीं पे बैठा हुआ है, क्योंकि फ़ाइल पर दस्तखत नहीं हो रही है। तो एक आदमी जो बैठ के या क्राइम कंट्रोल करने में अगर पुलिस फेल होती है तो ये पूरी रियासत की बदनामी हो सकती है। ख़ास तौर पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या फॉरेन कंपनीज़ को जब आप दावत देना की बात कर रहे हैं तेलंगाना में, और क्राइम रेट अगर बढ़ता है तो ये लोग यकीनन तेलंगाना से मुंह मोड़कर दूसरी रियासत की तरफ चले जाएंगे। अगर हम नेशनल सिनेरियो पे बात करेंगे तो यकीनन तेलंगाना सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट स्टेट है, सबसे ज़्यादा तरक्की यहीं पे हो रही है। अगर रियल एस्टेट की बात करेंगे तो सबसे कम रेट अभी भी तेलंगाना में ही, चाहे वो फ्लैट का हो या ज़मीन का हो, अभी भी कंपैरेटिव अगर हम करें किसी से, बम्बई से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन पूना से भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो भी हम वहाँ से बहुत ज़्यादा सस्ते हैं या कम है रेट यहाँ पे। इसीलिए तेलंगाना अभी भी एक पुरकशिश मुकाम है, ताकि लोग तेलंगाना को आकर यहाँ पे अपनी कंपनी या बाहर का जो पैसा है या बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे सेटअप करने के लिए अपनी जुस्तजू लगाए हुए हैं या नज़रें लगाए हुए हैं कि तेलंगाना में वो किस तरह आके अपना बिजनेस शुरू करें। लेकिन अगर क्राइम बढ़ता है तो यहाँ पे आई थिंक, मैं समझता हूँ कि इट्स हाई टाइम, जैसा अंग्रेजी में बोलते हैं, कि अब पुलिस वालों के जो जिनकी तरक्की हो गई है उनको ओहदों से हटा के दूसरे ओहदे देने की इमीडिएट ज़रूरत है, कि वहाँ पे ट्रांसफ़र्स होना चाहिए और जिसको जो ओहदा है, जो रैंक है, उसके हिसाब से उनको उनकी पोस्टिंग मिलनी चाहिए, ताकि ये जो क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, अगर 12% क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब डबल डिजिट में आना ये बहुत गलत बात है। आप उसको जितना कम से कम कर सकते हैं, इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो अब्बाजान का एक वाक़या ज़रूर आ रहा है, लेकिन ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है या क्राइम के रेट में तेलंगाना में इजाफ़ा हुआ है, ये दो चीज़ों पे आज वहाँ पे समझदारी से काम करने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे हुकूमत को हरकत में आकर पुलिस ऑफिसर को या पुलिस डिपार्टमेंट को मुतहरिक करने की बहुत शदीद ज़रूरत है, ताकि हम तेलंगाना को जिस तरह कम्युनल पॉलिटिक्स को या कम्युनल वायलेंस को यहाँ से भगा दिए हैं, क्राइम को भी कम करने के लिए हमें सब मिलके, या बल्कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अब काम करने की ज़रूरत है, ट्रांसफ़र्स करने की ज़रूरत है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मुतहरिक करने की ज़रूरत है। इन चंद बातों के साथ मैं यहाँ पे रुखसत लेता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।